नमस्कार साथियों, चैनल साहित्य संदूक में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं मनु भंडारी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध नाटक महाभोज। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब एवं मशाल पत्र के संपादक दत्ता बाबू के मध्य वार्तालाप हो रहा है। दास साहब, जैसा मैंने कहा कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। दत्ता साहब को कहते हैं कि आपको जनता की सेवा करनी चाहिए और दत्ता बाबू उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से ही उनका अखबार पुनः चल पाया है। तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह तो कर्तव्य था मेरा, इसे तो करना ही था। चेतावनी के स्वर में बोले, आपके अखबारों को पूरे हक मिल गए, अब आप लोगों को पूरा कर्तव्य भी निभाना चाहिए अपने देश के प्रति, समाज के प्रति और खास करके इस देश की गरीब जनता के प्रति। बहुत भारी जिम्मेदारी होती है अखबार नवीसों के कंधे पर और मैं चाहता हूं कि उसके प्रति पूरी तरह सचेत रहो आप। और आप कहने के साथ ही दास साहब ने गर्दन को हल्का सा आगे करके ऐसी नजरों से देखा कि दत्ता बाबू को लगा कि नजरों से ही जिम्मेदारी की पोटली सरकी और दत्ता बाबू के कंधों पर लद गई। जी सही फरमाया है आपने। फिर जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबे दबे ही पूछा, जी मेरे लायक कोई हुक्म क्या? इस तरह पूछा दास साहब ने जैसे कोई बहुत ही अपरिचित और अनसुना सा शब्द सुन लिया हो। हल्की सी सख्ती के साथ बोले, दूसरों के हुक्म कर चलकर अपना वजूद रख सकेंगे आप? मैंने हुक्म देने के लिए नहीं, केवल अपना कर्तव्य बताने के लिए बुलाया था आपको यहाँ। फिर आवाज को थोड़ा मुलायम बनाकर कहा, चाहता हूं कम से कम इस भाषा को भूल जाएं आप लोग। दत्ता बाबू खिसिया कर रह गए। मन में कहा, यह आदमी तो हाथ ही नहीं रखने देता कहीं। अब कहें तो क्या, सरकारी विज्ञापन मिलने लगे, कागज का कोटा मिल रहा है जी, उसी में थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। तो बताइए ना अपनी दिक्कत दूर करने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। एकदम कृतज्ञ हो गए दत्ता बाबू। मुख्यमंत्री खुद बुलाकर उनसे दिक्कतों की बात पूछ रहे हैं। जी अगर आप कोटा बढ़वा दें तो हो जाएगा। उसके लिए जो खाना पूर्ति करनी है कर दीजिए और कुछ परेशानी हो तो बताइए। और दास साहब ने बगल में रखी फाइल उठाकर सामने कर ली। दत्ता बाबू ने संकेत समझ लिया और बड़े अदब से उठते हुए पूछा, तो अब आज्ञा है? फाइल के पन्ने पलटते हुए दास साहब ने कहा, जा सकते हैं अब आप, पर ध्यान रखिएगा काम बहुत जिम्मेदारी से हो अब। फिर नजरों को दत्ता बाबू के चेहरे पर टिकाकर और आवाज में हल्की सी सख्ती लाकर बोले, आपके साप्ताहिक के कुछ अंक देखे हैं मैंने। बात की असलियत पर उतना ध्यान नहीं रहता आपकी। जासूसी किस्से कहानियों की तरह बहुत चटपटा सनसनीखेज बनाकर छापते हैं आप बातों को। आगे से ऐसा ना हो। खड़े होने के साथ ही पड़ीस दुलत्ती ने लड़खड़ा दिया दत्ता बाबू को हकलाकर। वो बोले, जी वो बात, अरे जो हुआ उसकी सफाई नहीं मांग रहा मैं, आगे सावधानी बरतिए। और दास साहब ने अपना सिर फाइल में गड़ा दिया। दत्ता बाबू दास साहब के यहाँ से निकले तो भय और प्रसन्नता के बोझ से दबे जा रहे थे। उन्होंने सीधा प्रेस का रास्ता लिया। अंक करीब करीब छप ही गया होगा। हत्या की बात तो उन्होंने भी लिखी है और काफी सनसनीखेज बनाकर ही लिखी है। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो नेतृत्व है, नेता वर्ग है, वो अखबारों को, मीडिया को भी कंट्रोल कर रहा है। दास साहब की अंतिम बात और उनका उस समय का तेवर याद आते ही भीतर तक थरथरा गए। अभी जाकर रुकवाते हैं, जैसा भी होगा रात भर में दोबारा छपवा लेंगे। सरोहा से सुकुल बाबू के भाषण की रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं होगी। यह भी मालूम नहीं कि भवानी ने भेजा किसे है वहां। वैसे तो अगले ही अंक में देते उसे, पर यदि रात में आ जाती तो इसी अंक में दे देंगे। ऐसा निकालना है इस अंक को कि दास साहब भी मान जाएं। एक बार नजरों में चढ़ जाए मशाल तो पौवारा, यानी सभी अपना स्वार्थ देख रहे हैं। किसी को सच झूठ से मतलब नहीं है। प्रेस पहुंचकर देखा भवानी आखिरी फर्मे का मैटर ओके करके मशीन पर चढ़वा चुका था और घर जाने की तैयारी में था। वैसे ऐसा कभी हो नहीं पाता। जिस दिन अंक निकलने वाला होता है उसके पहले वाली रात प्रेस में ही गुजारनी पड़ती है भवानी को। उसे बाहर जाने को तैयार देख दत्ता बाबू ने कहा, यह अभी से कहाँ चले,
भवानी ने तुरंत जेब से सिनेमा की 3 पास निकालकर मेज पर फैला दी और हंसकर कहा, आज 9 बजे के बाद का समय भवानी ने अपने नाम कर लिया, यानी पत्नी ने। वैसे आखिरी फर्मा मशीन पर चढ़वा दिया है, सवेरे अंक तैयार। ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारी भवानी की। आज जाना नहीं हो सकता, मालूम भी है मैं कहाँ से आ रहा हूँ। दत्ता बाबू ने कंधा दबाकर खड़े हुए भवानी को फिर कुर्सी में धांस दिया। तुम कहीं से भी आ रहे हो, मेरा जाना नहीं रुक सकता। नहीं गया तो आज कत्ले आम हो जाएगा। दत्ता बाबू की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करते हुए भवानी ने कहा। अरे दत्ता साहब कहते हैं, कत्ले आम तो तुम्हारा होना ही है, यह अंक फिर से छपेगा। क्या? बात का कुछ सुर पैर नहीं समझ आया भवानी को, और तब दत्ता बाबू ने पहले मशीन रुकवाई और बाद में बैठकर भवानी को अपने और दा साहब के बीच में वार्तालाप का ब्यौरा बताया। दा साहब ने खुद बुलाकर कहा, यह सब तुमसे? दा साहब की कृपा हो जाए, दा साहब की कृपा हो जाए तो देर नहीं लगेगी मशाल की रोशनी को देश के कोने कोने में फैलने से। जाने को उत्सुक भवानी पसर कर बैठ गया और जूते खोलकर पैर भी ऊपर चढ़ा लिए। सच यार, अब नहीं वो गेट खोलते उसमें से चुईया निकलना चाह रही है। सच यार, मैं तो सोच रहा था कि मशाल के बंद होने को आपातकाल के मत्थे मड़कर मैं भी कोई लंबा हाथ मार लूंगा, पर बुढ़ऊ है तेज चीज, उसे मालूम था असली कारण, मुझ पर ही उलट आया। 1 मिनट को तो सचमुच ही हवा खिसक गई मेरी। लेने के देने पड़ने लगे, पर बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। तुम तो सबसे पहले जाकर कागज का अपना कोटा डबल करवा लो। अरे खैर, ये सब तो बाद में होगा, सबसे पहले नए अंक की तैयारी करो। सरोहा किसे भेजा था? कोई रिपोर्ट आई सुकुल बाबू के भाषण की? अभी कहाँ से आएगी? इस अंक में तो जाना भी नहीं था उसे। नरोत्तम लौट भी आया होगा तो भी सवेरे ही संपर्क होगा उससे। नहीं, यह रिपोर्ट भी इसी अंक में जाएगी। नहीं हुआ तो अंक शाम तक निकालेंगे, पर अंक ऐसा निकले कि बस धाक जम जाए। हाँ, कम से कम दा साहब पर तो धाक जम ही जाए। अंक निकाल कर देखा कि पहला और अंतिम पेज बदल देने से बात बन जाएगी, यानी बीच में तो कुछ चेंज नहीं करना, मुख्य पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ पर ही चेंज करना है। भवानी के घर आदमी बेचकर खबर करवा दी गई। 2 कंपोजिटरों को वापस बुलवाया गया। दत्ता बाबू कागज कलम लेकर बैठ गए। रोज ही कागज रंगने के लिए भी लिखना इतने संकट का काम हो सकता है, यह पहली बार महसूस किया दत्ता बाबू ने। बाएं हाथ से कुछ भी घसीट देने वाले दत्ता बाबू जिम्मेदारी के बोझ के नीचे कुछ ऐसे दबे कि कलम ही कुंठित हो गई। उनकी 2 लाइनें लिखते और 4 लाइनें काटते। इस समय अपने लिखे को अपनी नजरों से नहीं वरन दा साहब की नजरों से देखकर तोड़ परख रहे थे दत्ता बाबू लिख कर दे रहे थे। कंपोजिटर करता जा रहा था। रात में ही भवानी ने जाकर नरोत्तम को जगाया। नरोत्तम की रिपोर्ट तैयार नहीं थी, सो नरोत्तम को ही पकड़ लाया। भवानी वहीं बैठकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी दत्ता बाबू के सहयोग से। और इस तरह बीसू की मौत को लेकर शहर का यह तीसरा कोना, जो बहुत साधारण और निष्क्रिय था, एकाएक महत्वपूर्ण और सक्रिय हो उठा। रात भर एक अजीब सी खलबली मची रही इस कोने में भी, और एक उत्तेजनापूर्ण खलबली। तो कौन से तीसरे कोने की चर्चा मनु भंडारी जी कर रही हैं, यानी ये पत्रकारिता वाला। अब आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि सिलेबस में भी ये रचना निर्धारित है। पहला कोना है मुख्यमंत्री दा साहब का, जहां से नाटक प्रारंभ हुआ, और दूसरा कोना कौन सा है? सुकुल बाबू का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे। और तीसरा कोना किसका है? तीसरा कोना है मीडिया का। दूसरे दिन मशाल का अंक आया बिल्कुल नए तेवर के साथ। हेडलाइन बेसेसर की मौत की खबर की ही थी, साथ ही लंबा वक्तव्य दिया गया था जिससे पुलिस की अभी तक की तहकीकात के आधार पर यह संकेत किया गया था कि यह हादसा हत्या का नहीं, आत्महत्या का है। साथ ही दा साहब के सख्ती से दिए गए उस आदेश का हवाला भी दिया गया था जिसमें उन्होंने पुलिस को गहरी छानबीन करके एक बेबाक रिपोर्ट तैयार करने की ताकीद की थी। अंत में सुकुल बाबू के भाषण को एक जिम्मेदार व्यक्ति की निहायत गैर जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने एक छोटी सी घटना को महज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से विकृत करके लोगों में बिना वजह तनाव बढ़ाने का निंदनीय काम किया है।
संपादकीय में संक्षेप में पर अधिक तीखी भाषा में इन्हीं सब बातों को समेटते हुए जनता को आगाह किया था कि और अधिक समय तक वह इस तरह की राजनीतिक चाल और चुनाव जीतने के हथकंडों का शिकार न बने। यानी मिस्टर बिसु की मौत ने एकाएक मशाल को प्रजातंत्र की जिम्मेदारियों से लैस करके एक महत्वपूर्ण अखबार बना दिया और दत्ता बाबू को एक जिम्मेदार संपादक। देखिए बिसु की एक गरीब की मौत ने किस किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया, यानी किस किस तरीके के लोगों को प्रभावित किया, ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो दृश्य है चौथा, उसे देख लीजिए। 3 कोनों का दृश्य आपने देख लिया। अब ये देख लीजिए, शिक्षा मंत्री त्रिलोचन सिंह रावत की कोठी। पर इस नाम से कम ही लोग जानते हैं इन्हें, सबके बीच तो लोचन भैया के नाम से ही जाने पहचाने जाते हैं। केवल नाम से ही लोचन नहीं, कुछ समय पहले सचमुच ही जनता के प्रिय लोचन हो गए थे। बात कोई बहुत पुरानी भी नहीं, मुश्किल से 4 साल पहले की है। उस समय सुकुल बाबू भी विधानसभा के सदस्य थे। तभी राजनीति में एक ऐसी मारक हवा चली जिसने बड़े बड़े राजनेताओं की रीढ़ को नीचे खींचकर दुम में बदल दिया था, जो अपने से ऊपर वाले के सामने केवल हिलती रहती थी ढोल पीटने और दुहाई देने के लिए। प्रजातंत्र था तो जरूर, पर उसकी असलियत यह है कि प्रजा बिल्कुल बेमानी और तंत्र मुट्ठी भर लोगों की मनमानी। पूछे जाने योग्य लाइनें हैं, ठीक है। और देखी जाए तो ये जो पूरा नाटक है ना, इसका ताना बाना इसी लाइन के इर्द गिर्द बुना हुआ है, या ये कहें कि एक लाइन में अगर आप इस पूरे नाटक को कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रजा बिल्कुल बेमानी, तंत्र मुट्ठी भर लोगों की मनमानी। ऐसे समय में लोचन बाबू सुकुल बाबू के विरोध में खम ठोक कर खड़े हो गए अपनी रीढ़ पर। खड़े होने की कीमत तो चुकानी ही थी, चुकाई भी, पर उस दिन से वे जनता के प्रिय लोचन भैया बन गए। मुकद्दर के ऐसे सिकंदर निकले कि चुकाई कीमत को भरपूर वसूलने का मौका भी आ खड़ा हुआ। तुरंत फुरत मौका आते ही जनता ने प्रिय लोचन भैया को भारी बहुमत से जिताकर वापस विधानसभा में बिठाया। बाइज्जत अपने प्यार का सबूत दे दिया जनता ने। तो अब लोचन भैया को वफादारी निभानी है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लंबे चौड़े आश्वासन दिए थे, और अब अपना ही कहा था हर शब्द, और अपना ही कहा हर शब्द चुनौती बनकर खड़ा है उनके अपने सामने। कतराना कतई नहीं चाहते इस चुनौती से, पर डटकर सामना कर सके इस स्थिति में भी वह अपने को नहीं पा रहे। जिस दिन हरिजन बस्ती में आग लगी, उस दिन से यह कोठी भी एक तरह से सुलग ही रही है। कोठी नहीं कहना चाहिए, लोचन भैया का मन सुलग रहा है। सरोहा चुनाव के लिए सुकुल बाबू के वजन के जितने भी नाम प्रस्तावित हुए, उन सबको धराशायी करके जिस बेशर्मी और ढिठाई के साथ 2 कौड़ी के औकात वाले लखन को खड़ा किया गया, उसने उस आग को और भड़का दिया। लेकिन बीसू की मौत से तो एकदम लपटें उठने लगी हैं उनके मन में। आत्मा के साथ ज्यादती करने की व्यथा क्या होती है, यह इन दिनों में ही जाना है लोचन भैया ने। देश की गरीब जनता के प्रति पूरी तरह समर्पित उनका व्यक्तित्व उनके अपने लिए एक भारी समस्या बन गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया, आप तिल भर भी और नहीं वाली मुद्रा अपनाए घूम रहे हैं पिछले हफ्ते से। केवल लोचन भैया ही नहीं, दास साहब के मंत्रिमंडल से और भी अनेक विधायक असंतुष्ट हैं, और उनके असंतोष के अपने अपने कारण हैं। वैसे ईमानदारी की बात तो यह है कि असंतोष का सिलसिला तो मंत्रिमंडल बनने के पहले दिन से ही शुरू हो गया था, पर उस समय परिस्थिति की मांग कुछ ऐसी थी कि सब ने अपने अपने चेहरों पर स्नेह, सद्भावना, संतोष और एकता के मुखौटे चढ़ा लिए थे कसकर, और आदर्शों के लवादे ओढ़ लिए थे। असंतोष भीतर अपने लिए और बाकी सब बातें बाहर दूसरों के लिए। पर घटनाएं कुछ इस तरह घटती रहीं कि मुखौटों पर दरारें पड़ने लगी और लवादों के चिथड़े बिखरने लगे। बिसु की मौत ने तो जैसे चकनाचूर ही कर दिया था इन मुखौटों को। इतने दिनों के भीतर ही भीतर कसमसा से सबके असली चेहरे निकल आए हैं, अपने पूरे नंगेपन के साथ, असंतोष से पुते हुए और कुछ भी कर गुजरने को तत्पर। कल रात को 2 बजे तक इन्हीं नंगे असंतुष्ट चेहरों की ऐसी आवाजाही मची रही इस कोठी में कि लगा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटने जा रहा है, और अब सचमुच घटा कर ही रहेंगे लोचन भैया। उनके भीतर 5 साल पुराना लोचन जाग उठा है इस समय। रात भर जागने की थकान जरूर है चेहरे पर शरीर में शिथिलता कहीं नहीं। अंग प्रत्यंग चुस्त दुरुस्त, मोर्चा लेने को तैयार। पार्टी अध्यक्ष सदाशिव अत्रे की, जिन्हें लोग अप्पा साहब कहते हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं। सवेरे लोचन बाबू ने मिलने के लिए समय मांगा तो अप्पा साहब ने बताया कि वे इधर ही आ रहे हैं किसी काम से, ठीक 9 बजे खुद भी पहुंच जाएंगे। कहा है तो जरूर पहुंचेंगे, 9 बजे ही पहुंचेंगे। कुछ ऐसी विपरीत स्थितियों में जीवन जिया है अप्पा साहब ने कि बात के पाबंद तो हो नहीं सके चाह कर भी, पर समय की पाबंदी का यह हाल कि लोग चाहे तो घड़ी मिला लें उनके आने जाने से।
ठीक 9 बजे प्रकट हुए अप्पा साहब, कलफ स्त्री से चुस्त दुरुस्त शुभ्रवर्णी खादी की पोशाक, गांधी टोपी शरीर के एक अविच्छिन्न अंग की तरह हमेशा सिर से ही चिपकी रहती है। ये टोपी शायद ही कभी किसी ने नंगे सिर देखा हो। अप्पा साहब को छड़ी लेकर चलते हैं, उम्र के कारण नहीं, बाएं पैर में हल्की सी लगड़ाहट है। 42 के आंदोलन में मिला हुआ तमगा बड़े गर्व से परिचय देते हैं अपनी इस टांग का, और एकाएक अपनी पीढ़ी की प्रशस्ति में दो एक वाक्य उछाल देते हैं। हमारी पीढ़ी ने तो केवल त्याग करना ही जाना था, आकांक्षा अपेक्षा तो कुछ रखी ही नहीं कभी। और आज की पीढ़ी त्याग करेंगे कन भर और बदले में चाहेंगे मन भर। किसकी लाइन है? अप्पा साहब की। आज की पीढ़ी के विषय में क्या कह रहे हैं कि त्याग करेंगे कण भर और चाहेंगे मन भर। बात ठीक भी है। अप्पा साहब की पीढ़ी के उन लोगों के लिए जो 100% ठीक है, जो त्याग करते करते ही एक दिन चोला समेट कर शहीद हो गए। जो बच गए वे बेचारे क्या करें, इस कलजुगी हवा के आगे मजबूर हैं। लोचन बाबू ने बढ़कर बिना जरूरत के हाथ का हल्का सा सहारा देकर सोफा पर बिठाया अप्पा साहब, शायद आदर भरी आत्मीयता दिखाने के लिए। रात बड़ी देर तक बैठक होती रही तुम्हारे यहाँ, बहुत उठक पटाक वाली बैठक। एक पैर उठाकर सोफे पर रखते हुए कुछ इस तरह कहा अप्पा साहब ने कि पता नहीं लग सका है कि यह प्रश्न था या आरोप, पर बात सीधे ही शुरू की उन्होंने। फालतू की भूमिका में वक्त जाया करने के लिए न समय है उनके पास और न शायद धैर्य। हाँ, उसी सिलसिले में मैं भी मिलना चाह रहा था आपसे। फिर एक क्षण रुके लोचन बाबू, मानो अगला वाक्य कहने से पहले उसे तोल रहे हो। कल अंतिम रूप से यह निर्णय लिया गया है कि अब हम लोग एक दिन के लिए भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे। स्थितियों को और अधिक बर्दाश्त करना अब संभव नहीं। अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए अप्पा साहब के चेहरे को गौर से देखा, फिर अपनी बात पूरी कर दी। और अब दास साहब का मंत्रिमंडल भी नहीं रह सकेगा। हम लोग कौन? चेहरे पर बिना किसी तरह का विकार लाए सीधा सा प्रश्न पूछा अप्पा साहब ने। लोचन भैया कहते हैं कि जैसे आप जानते ही ना हो। खैर, नाम तो बाद में भी मालूम होते रहेंगे, अभी संख्या जानना काफी होगा आपके लिए। पार्टी के 140 सदस्यों में से 85 सदस्य हैं हमारे साथ, स्पष्ट बहुमत। और तुम नेतृत्व कर रहे हो उनका। इस बार स्वर में सीधा आरोप था और आरोप में अध्यक्ष पद के रौब की अनुगूंज। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरेआम जिस तरह के जुल्म और ज्यादतियां हो रही है उन सब के साझीदार हम भी, लानत है हम पर। आवेश के मारे लोचन बाबू का चेहरा तमतमाने लगा। अत्याचारी को संरक्षण दो और पीड़ितों को कुचलो, यही थे हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत, जिन्हें लेकर चले थे हम। स्वर में जैसे चुनौती भरी हुई है लोचन बाबू के। सिद्धांत और आदर्शों में तो यह भी नहीं था कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित को पार्टी की एकता और उसके हित से ऊपर रखेंगे। बात बेहद ठंडे लहजे में कही गई थी, पर लोचन बाबू एकदम भुन गए। तमक कर पूछा, कौन देख रहा है अपना स्वार्थ? अरे, गरीब तबकों के हित की बात करना क्या अपने हित की बात करना है? जाति वाद का विरोध करना अपना स्वार्थ है? मुख्यमंत्री बनने का आश्वासन मिला है। स्वर में आक्रोश नहीं, पर चीर देने वाले व्यंग का पैनापन जरूर है। क्षण भर को तिलमिला गए लोचन बाबू, लेकिन तुरंत ही अपने को जब्त कर लिया उन्होंने। यह अतिरिक्त आवेश कहीं उनकी अपनी कमजोरी का प्रमाण ना बन जाए। भरसक अपने को तनाव मुक्त करके सहज बनाया लोचन बाबू ने। फिर चेहरे पर बहुत ही महीन किस्म की अभिजात्य में लिपटी व्यंग्यात्मक मुस्कान पोती और बोले, अधिकतर समय दास साहब के साथ उठने बैठने के कारण इस नतीजे पर पहुंचे आप, तो कोई आश्चर्य नहीं। तभी लोचन बाबू की बिटिया चाय लेकर आ गई। कप थामने के बाद बिटिया को बड़े स्नेह से वहां से थाम कर अपने पास बिठाया अप्पा साहब ने। अरे, तू तो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है सोना। अच्छा है, जल्दी से बड़ी हो जा और अपने बाबूजी को कंट्रोल में रखना शुरू कर दे, बहुत फनफनाते रहते हैं। और एक बुजुर्गाना हंसी हंसी। सोना बिन कुछ जवाब दिए अप्पा साहब की गिरफ्त में से छूटकर भागी और भीतर गायब हो गई। इस वाक्य से बातचीत में जो हल्का फुल्कापन आया था, सोना के साथ वह भी गायब हो गया। अपने अपने कपों से चाय की चुस्कियां लेते हुए दोनों एक दूसरे को बोलने की प्रतीक्षा करते रहे। चाय का अंतिम घूंट समाप्त करके कप एक और सरकाया अप्पा साहब ने और रूमाल निकालकर हल्के से होठों को छुआकर उसे वापस जेब के हवाले किया। इसके बाद बात को बिल्कुल दूसरे सिरे से पकड़ा। बात का केवल सिरा ही नहीं बदला था, अप्पा साहब का स्वर, तेवर और लहजा भी एकदम बदला हुआ था। देखो लोचन, तुम सब लोगों के असंतोष की बात तो उठती ही रहती है, बल्कि कहूं तो हर दूसरे तीसरे दिन ही उठती रहती है। बहुत गलत भी नहीं कहता मैं तुम लोगों को। तुम क्या सोचते हो मेरे अपने मन में असंतोष नहीं है? जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, बहुत खुश हूं मैं उससे। और सचमुच ही असंतोष और दुख की हल्की सी छाया उभर आई अप्पा साहब के चेहरे पर।
गलत बातें हुई हैं और गलत बातें सभी को असंतुष्ट करती हैं, पर यह मत भूलो कि हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां बिना दुविधा के कोई एक रास्ता चुन पाना संभव नहीं। एक क्षण चुप रहकर फिर अप्पा साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जानते हो, इस समय तुम लोगों के आपसी मतभेद उभर कर सामने आए या कि मंत्रिमंडल गिरा जाए तो सरोहा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा उसका? बात केवल एक सीट की नहीं, शुक्ल बाबू के आने की है। उनकी जीत हमारी नालायकी का डंका पीट ऐलान होगा कि नहीं? पार्टी के लिए अच्छा होगा यह, या उसके हित में होगा? क्या इमेज बनेगी उसकी? जरा ठंडे दिमाग से सोचकर देखो। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचते कैसे? लोचन बाबू का दिमाग तो इस समय भट्टी बना हुआ था। सोप्पा साहब की इतनी महत्वपूर्ण बात भी उसमें भुनकर राख हो गई। उनके उठाए प्रश्नों को मन में उतारने के बजाय लोचन बाबू ने अपनी तरफ से उसी तर्ज का एक प्रश्न जड़ दिया। मजदूरों को सरकारी रेट पर मजदूरी ना मिलना, आदमियों को जिंदा जला दिया जाना, दिन ब दिन बढ़ते अत्याचार, असुरक्षा, बिसु की मौत, इन सब से तो चार चांद लग रहे हैं ना पार्टी की इमेज पर। पार्टी का ध्यान ही किसे रह गया है आज? आवेश में रह रहकर उभरी आता लोचन बाबू के स्वर में। आवेश है कि रह रहकर उभरी आता है लोचन साहब के स्वर में। क्या करें, उनके व्यक्तित्व की बनावट ही ऐसी है। तनिक भी आहत नहीं हुए अप्पा साहब इस आवेश से। पार्टी की सुरक्षा और सुनाम दोनों को बनाए रखना उनका दायित्व है और वे काफी सचेत भी है अपने इस दायित्व के प्रति। हाँ, प्रतिष्ठा पर ठेस तो लगी है इन सब बातों से, और अब जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची है उसे तुम मिटिया मेट कर दो। एक बड़ी ही असहाय सी कातरता उभर आई उनके चेहरे पर। जनता के अनंत विश्वास, प्यार और सद्भावनापूर्ण समर्थन के मजबूत पायों पर खड़े होकर भी हमारी पार्टी की उम्र जुम्मा 8 दिन बस। और इस विडंबना पर उन्होंने कंधे उचकाकर हाथ झटक दिए। लगता है आप लोग इस बात को तो शायद बिल्कुल ही भूल गए हैं कि दा साहब के व्यक्तित्व से परे भी पार्टी का कोई अस्तित्व है। तो इस तरीके से लोचन बाबू और अप्पा साहब में यहाँ पर वार्तालाप चल रहा है। आगे क्या होता है देखेंगे कल के अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अन्य रचनाएं प्लेलिस्ट में सेट कर दी गई हैं क्रमबद्ध रूप से, तो कृपया कर चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। धन्यवाद।